एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पीवाईक्यू सीरीज़ देखने के लिए एकदम आनंदित होंगे। तो आज इस पीवाईक्यू सीरीज़ क्रम में आज हमारी छठी क्लास है और याद रखिए दोस्तों, ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ का हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये हमारा अग्निपथ वॉरियर, स्वागत है आपका फिर से। चलिए शुरू करते हैं टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वेयर डिड बुद्धा अटेन दी इनलाइटेनमेंट? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए, तो मैं पहले आपको इसमें डिटेल में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन से परिवार से वो आते थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। दूसरी चीज़, इनका जो जन्म है, इनके जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी, जो अभी प्रेजेंट नेपाल में आपको पड़ता है, वहाँ मिल जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य डायनेस्टी, मतलब जो शाक्य वंश था उसके शासक थे शुद्धोधन, उन्हीं के पुत्र हुए गौतम बुद्ध। ठीक है, इनकी जो माता थी, माता महामाया जिनका नाम था, और इनका जो पालन पोषण किया था इनकी जो मौसी थी महा प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी या फिर सौतेली माँ आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र राहुल। और जो उस टाइम पे जो शाक्य डायनेस्टी थी, शाक्य जो वंश था, शाक्य जो क्लैन था, उनकी जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु में थी। ठीक है, अच्छा, महात्मा बुद्ध से मैं रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या था, जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था, तो एक कोई महान साधु थे, उन्होंने उस टाइम ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं, वो जब बड़े होंगे, यंग एज पे पहुँचेंगे, तो या तो वो बहुत महान शासक बनेंगे या बहुत ही ज्ञानवान तपस्वी बनेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में होता क्या है, एक दिन जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने घर से निकलते हैं, अपने अपने रथ के साथ ये घर से बाहर निकलते हैं। तो जब ये निकलते हैं तो ये चार चीज़ों को देखते हैं। वो चार चीज़ें कौन कौन सी थी? वो थी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक था रोगी व्यक्ति, तीसरा था मृतक मृतक व्यक्ति, और चौथा था साधु, मतलब सन्यासी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब इन्होंने इन चारों को देखा तो इन्होंने क्या, अपनी जो रथवाहक था उससे पूछा, वृद्ध व्यक्ति के बारे में पूछा। वृद्ध जो व्यक्ति था वो बहुत ही कमज़ोर और उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी। एंड अगला जो था रोगी व्यक्ति, वो भी बीमारी से पीड़ित था और करारा, मतलब परेशान था। मृत व्यक्ति अर्थी पर लेटा हुआ था और उसके जो परिजन थे वो रोते हुए जा रहे थे। तो यहाँ से गौतम बुद्ध जी ने क्या सीखा, इन दृश्यों को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ कि जो बुढ़ापा है, बीमारी या मृत्यु है, वो जीवन के अटल सत्य हैं, इनको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, और वहीं उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर एक अलग तेज था, वो एक अलग चेतना से खुश था। ठीक है, तो इन्हीं सबको देखते हुए वो थोड़े गंभीर हुए और उन्होंने क्या करा, इन दुखों के निवारण के लिए सत्य की खोज में वो घर से निकल गए। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हुआ क्या है, जब इन्होंने जो गृह त्याग है, इनका जो गृह त्याग है, जब इन्होंने गृह त्यागा था उस टाइम पे इनकी जो आयु थी वो 29 वर्ष थी। क्या थी? 29 वर्ष थी। और इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और इसको घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? घोड़े से। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जो इन्हें हुई थी, वो सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बौद्ध गया में हुई थी। और पीपल, जो बौद्धि हम वृक्ष बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? वो पीपल का हमारा वृक्ष है और इसको बौद्धि वृक्ष से दर्शाया जाता है।
जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उपदेश भी देंगे। तो पहला जो उपदेश है वो इन्होंने कहाँ दिया है, सारनाथ में, और इसी को धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं, और इसको धर्मचक्र से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, महापरिनिर्वाण के मतलब है इनकी मृत्यु। क्या है, इनकी मृत्यु से है, और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी, और इसको स्तूप से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्तूप से दर्शाते हैं। यहीं पे एक चीज़ और है, जन्म। क्या है, जन्म। जन्म को हम जन्म ही बोलेंगे, और जन्म को इनके जन्म को जो है वो कमल से, किससे प्रदर्शित किया जाता है, कमल से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि 4 प्रकार के उन्हें व्यक्ति मिले थे, वहीं जाके क्या होता है, 4 आर्य सत्य बन जाते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स बन जाते हैं। किसके, बौद्ध धर्म के। वो कौन कौन से हैं, पहला है दुख। दुख क्या है, संसार जो है वो दुखमय है। दुख का कारण क्या है, तृषा, मतलब जो हमारी डिजायर्स हैं, मतलब किसी चीज़ को पाने की जो लालसा है, वो क्या है, दुख का कारण है। अच्छा, दुख का निवारण क्या है, जो हमारी तृष्णा है उसको त्यागना, मतलब किसी चीज़ को हमें पाने की बहुत अधिक, देखो किसी चीज़ की इच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ की अत्यधिक इच्छा होना वो क्या है, फिर दुख का कारण बनता है, क्योंकि वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती तो वो दुख का कारण बनती है। अगला है दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, तो वो है अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो बौद्ध धर्म के जो हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं वो देखिए। सबसे पहला है ज्ञान। अब ज्ञान को भी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, साम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, साम्यक संकल्प मतलब राइट इंटेंशन। अगला है आचरण। आचरण हमें कैसा करना चाहिए, साम्यक वाणी, जो हमारी वाणी है उससे किसी को दुख ना पहुँचे। साम्यक कर्म, हमारे जो कर्म है उससे किसी को दुख ना पहुँचे। और साम्यक आजीविका, जो हमारी लाइवलीहुड है, जिस प्रकार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो किसी को दुख पहुँचा के, किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करके, ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है, उससे किसी भी प्राणी को दुख ना पहुँचे, ऐसा हमें जीवन व्यापन करना चाहिए। अगला है हमारा मानसिक अनुशासन, मेडिटेशन। ये क्या है, सम्यक प्रयास, जो हम प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ऐसे होने चाहिए जिससे समाज का, हमारा सबका भला हो। सम्यक स्मृति, हमारा जो राइट माइंडफुलनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। सम्यक समाधि, और जो हमारा कंसंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम त्रिपिटका। त्रिपिटका क्या चीज़ है, बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें आप इनको बोल सकते हो। इन 3 पुस्तकों में है क्या क्या चीज़, जो 3 बौद्ध धर्म की जो 3 पुस्तकें हैं उनमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला है विनय पिटका। तो विनय पिटका के बारे में जो बातें कही गई हैं वो मठ के बारे में, जो मठ के जो नियम है कि मठ कैसे चलेगा, वो किस में है, विनय पिटका में। अगली है सूत पिटका। सूत पिटका में क्या है, बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं और उपदेश हैं उनको बताया गया है। और अगला है हमारा अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका में क्या है, जो सूत पिटका में क्या है, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, उनका व्याख्या, उनकी जो व्याख्या आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, अभिधम्म पिटका में। कहाँ मिलेगी, अभिधम्म पिटका में। अच्छा चलिए, अगली हम बात करते हैं इनके त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 त्रिरत्न हैं। चलिए, बुद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, अहिंसा से रहना चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए, समानता हमें दिखानी चाहिए, कर्म का सिद्धांत होना चाहिए, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, निर्वाण करना, आत्मा एवं ईश्वर की चर्चा पर कम बल, व्यवहारिक जीवन और खुद दुख निवारण जीवन पर अधिक जोर है। मतलब ईश्वर और जो जीवन की चर्चा है उस पर कम हम चर्चा करेंगे। हमें अल्टीमेटली किस चीज़ पे अपना जीवन व्यतीत करना है, वो है व्यवहारिक जीवन और दुख निवारण, मतलब हमारे जीवन में जो दुख है उनको कैसे निवारा जाए। ठीक है, चलिए अब जो कुछ हमारी जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में कुछ स्थानों पर कुछ समितियाँ, कुछ संगीतियाँ हुई हैं, वो कैसी हैं देखिए। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म संगीति थी वो कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी और अजातशत्रु ने कराई थी। द्वितीय जो हुई थी वैशाली में, कालाशोक ने कराई थी। तृतीय पाटलिपुत्र में, ये सम्राट अशोक ने कराई थी। और चतुर्थ जो कराई थी वो कश्मीर में हुई थी और वो तनिष्क ने कराई थी। अच्छा, इसको आप याद कैसे करते हैं, इसको याद करने का एक ही रीज़न है, ए फॉर अशोक, के फॉर कालाशोक, ए फॉर सम्राट अशोक और के फॉर कनिष्क। ठीक है, ए के और यहाँ से देखो RBPK मूवी है ना, ए के RBPK, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति
बौद्ध गया में हुई थी। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त हुआ था, वो बौद्ध गया में हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी क्या है, लुम्बिनी से ही है, इनका घर था ऐसा बोल सकते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने दिया था, पहला उपदेश दिया था। 4 ऑप्शन क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुशीनगर में। सारनाथ में फिर से पहला उपदेश, ठीक है, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे, और लुम्बिनी में इनका घर था नेपाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है। अशोक चक्र शांति एवं समृद्धि का नहीं, स्वतंत्रता का नहीं, राष्ट्रीय एकता का नहीं, ये किसका प्रतीक है, धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का। किसका है, निरंतर प्रगति का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, इसमें पहले क्या था, तो इसमें पहले था चरखा। क्या था, पहले चरखा था। और ये जो 22 जुलाई 1947 को हमने ये जो अशोक चक्र है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ से हमने जो चक्र लिया है, अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र को अडॉप्ट कर लिया था। और अशोक चक्र में टोटल कितनी, 24 तीलियाँ होती हैं। क्या होती हैं, 24 तीलियाँ, जो हमारी निरंतर प्रगति को दर्शाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके अग्निवीर एग्ज़ाम में, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम सही, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता है डे से। डे मतलब दिवस से। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी थीम क्या रही है, थीम है ना, थीम मतलब आदर्श वाक्य इसको बोल सकते हैं। तो ये आने के चांसेस हैं, ये 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, सभी महिलाओं और बालिकाओं, मतलब बालिकाएं भी महिला ही हैं, सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही ठीक है, ये हमारा आदर्श वाक्य है। चलिए, इससे रिलेटेड और मैं 2 से 3 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या होता है, तो 15 मार्च को जो होता है वो होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अब ये क्या लिख दिया, देखो इस दिन होता है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके PYQ हैं, अधिकार दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ और याद आ रहा है, वो है 24 मार्च। अच्छा, 24 मार्च को क्या होता है वो देखिए, 24 मार्च को हमारा जो होता है वो होता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। मतलब ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ और याद आ गई ट्यूबरक्लोसिस से, कि जो हमारा TB है, जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB है, इसके जो जीवाणु की जो खोज करी थी वो करी थी रॉबर्ट कॉक ने। अच्छा, इसका जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, है ना। तो देखिए 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद हमारे जो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं वही जो आए हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि 2014 के बाद ही इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि देखिए 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो उस टाइम उनके बाद जो उन्होंने जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं जो लॉन्च करी हैं, उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 में हुई थी। अच्छा, तो इसकी जो शुरुआत है वो करी किसने थी, तो इसकी जो शुरुआत है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है,
है ना। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी हमारे सरकार के जो इम्पोर्टेंट जो प्लान्स हैं वो और भी जो प्लान्स हैं वो भी आ रखे हैं। मैं उनको एक साइड में यहाँ पे लिखता जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा मेक इन इंडिया की। कौन सा? मेक इन इंडिया। तो जो मेक इन इंडिया है वो कब आया था? ये आया था 2014 में। मेक इन इंडिया जो है वो कब आया था? 2014 में। चलिए, दूसरा जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब आया था? ये भी 2014 में आया था। चलिए, तीसरे की बात करते हैं, आयुष्मान भारत, है ना। आपको भी अगर कमेंट बॉक्स में कोई याद आता जा रहा है तो आप वो बताते जाइए। आयुष्मान भारत जो आया है वो तो अभी आया है 2018 में, है ना। उसके बाद मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जिसमें जो हमारे ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में जो कमरे अलॉट होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना वो कब आई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ कब आई थी। वो आई थी 2015 में। नंबर 5 मुझे एक और याद आ रही है, प्रधानमंत्री किसान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसको बोल देते हैं, किसान निधि यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो किसान निधि की शुरुआत है वो कब हुई थी? ये 2019 में हुई है ना। नंबर 6 और कौन सी हो सकती है? हाँ, जल जीवन मिशन। कौन सा? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो है वो हमारा कब आया है? ये 2019 में आया है। अच्छा, शिक्षा नीति कब आई है? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, तो ये 2020 में चेंज हुई है ना। स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, मिशन इसको बोल दो, प्रोग्राम इसको बोल दो, ये भी 2015 में आया हुआ है। और चलिए, यहाँ तक तो मुझे यही ध्यान है। बाकी देखो, एक चीज़ और यहाँ है कि हमने जो विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है, कौन सा? विकसित भारत का। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कब की बात करते हैं? ये हम बात करते हैं 2047 तक। कब की? 2047 तक की, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख लो, नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन जो उत्सर्जन है वो हम जीरो कब तक कर देंगे? ये हम कर देंगे 2070 तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन के जरिए मैंने लगभग 7-8 स्कीम आपको बताने की कोशिश करी है, 7-8 प्रोग्राम को वो बताने की कोशिश करें, और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से बनते, यही जो मैंने जो आपको बताया वो एग्ज़ाम से उठे हुए क्वेश्चन है। तो मैं वही आपको बताता हूँ कि जो PYQ है ना, PYQ का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, आपकी सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो, इसे समझाने से पहले सबसे पहले मैंने आपको, देखो यहाँ पे जो हमारा ग्लोब है उसको ले लिया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ग्लोब है इसको हमने 4 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर। अगर देखो, जैसे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो गोला है, देखो ऐसे यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ये जो गोला है, अगर हम ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को अगर हम 20 से काटते हैं, 20 से जब काटें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाला जो हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिण, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला जो आपका आ गया वो आ गया उत्तर, और जो नीचे वाला आया वो आ गया दक्षिण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने बीच से काटा, मतलब जैसे धरती की साइड से। अब हम खड़ा हुआ इसको काट देते हैं। खड़ा हुआ जब आपने इसको काटा तो मान के चलो कि हुआ क्या है, देखो जैसे ये है, खड़ा हुआ जब आपने इसको काटा तो अब भी तो 2 पार्ट में पृथ्वी आपकी डिवाइड हो गई। पृथ्वी जो अब भी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कब? पूर्व और पश्चिम। तो अगर हम इनको 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर दें तो देखो, ऊपर का जो हिस्सा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पूर्व, और इधर का ही हो गया पश्चिम, है ना। तो ये वाला अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व, ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम, क्योंकि देखो उत्तर भी है और पश्चिम भी है। ये हमारा क्या हो गया, ये अभी ये दक्षिण वाली साइड आ गई, तो ये हो गया दक्षिण और
पश्चिम। ये क्या हो गया, ये हो गया दक्षिण और पूर्व। समझ गए। अब यहीं देखो, तो देखो ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो है दक्षिण पूर्व। क्या है, दक्षिण पूर्व। ये वाला उत्तर पश्चिम, और इससे नीचे वाला दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब भारत किसका पार्ट है, भारत है एशिया का पार्ट। तो एशिया कहाँ है, एशिया आपका ये है। एशिया में ये जो देखो आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा जो मैं ब्लू कलर से आपको यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा जाके, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत किस में आ रहा है, उत्तर पूरब में। तो भारत जो हमारा आता है वो किस में आएगा, नॉर्थ, नॉर्थ एंड ईस्टर्न में, मतलब उत्तरी एंड पूर्वी हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अब मैं बात करूंगा आपके, ये देखिए भारत की। ठीक है, भारत का आप मैप यहाँ पे देख रहे होंगे, और इसमें चीज़ें होती क्या है कि हम जो हमारी ज्योग्राफी है उनको कैसे पढ़ेंगे। देखो, तो सबसे पहले ज्योग्राफी को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हिमालय माउंटेन्स, मतलब हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान, जैसे ही उसके नीचे उतरते हैं हमें उत्तरी मैदान मिलता है। ठीक है, उसके नीचे जब आप आएंगे, देखो जैसे यहाँ मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपको सब पूरा ये ये मिल जाएगा आपको हिमालय पर्वत। यहाँ नीचे उत्तराखंड जो नीचे की तरफ, यूपी की तरफ, हम बिहार की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे उत्तरीय मैदान मिलेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे जो उल्टा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में। ये यहाँ राजस्थान की साइड में भारतीय जो हमारा मरुस्थल है, यहाँ पे कहीं पे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तटीय कोस्टल प्लेन्स, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है पूरब और पश्चिम का जो तटीय मैदान है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आइलैंड जो हमारे हैं, है ना, द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड द्वीप हो गया, ये यहाँ पे इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कैटेगरी हम 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो जो ये भारत का आपको नक्शा दिख रहा होगा, है ना, भारत का आपको यहाँ पे ये जो नक्शा दिख रहा है, इसके बारे में, हमारे सुंदर भारत के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी। तो जब ये क्वेश्चन, देखो पेपर टफ कैसे बनता है, जब वो आपसे न्यूमेरिकल डिजिट पूछता है ना, तो वहीं से पेपर टफ बन जाता है और फिर आप लोग कहते हो कि हुआ नहीं। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 3287,263। कितना, इसको याद करने का, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, ये है। अच्छा, अब अगर हम बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ऊपर यहाँ पे जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, लद्दाख साइड आप जब देखेंगे तो ये हमारा सबसे उत्तरी भाग है। क्या है, सबसे उत्तरी भाग। और सबसे उत्तरी जो भाग है इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या, सॉरी इंदिरा कॉल, क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। यहीं पे जो अंडमान की साइड है, यहाँ पे जो अंडमान की जो साइड है, या जो पानी में जो हमारी साइड जाती है, या इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, अगर इसको हम ज़मीनी स्तर पर लेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा जाता है वो जाता है कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, है ना। और हमारे जो भारत है उसमें 28 हमारे स्टेट, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की, वो हम बात बाद में करेंगे, पहले हम अपनी सीमाएं देखते हैं। देखो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, मतलब इस पॉइंट से और दक्षिण पॉइंट तक की, तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, तो उत्तर से दक्षिण जो हमारा विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। और जो हमारा पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो है हमारा 2933, कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी अक्षांश है, जो हमारी अक्षांश है, जो हमारी लैटिट्यूड है, वो कहाँ है, मतलब वो कितनी है, वो जो है हमारी वो कितनी है,
तो देखो जो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ पे जो अक्षांश है वो है हमारी 4 डिग्री, कितनी, 4 डिग्री, वो सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये स्टार्ट होती है और ये लास्ट में जो जाती है वो जाती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये जो पूरब में जो हमारी स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है, ये हमारी स्टार्ट होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और ये यहाँ तक जो जाती है वो जाती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अरे यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, ये इतना कैसे हो जाएगा, ये 37, ये हमारी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, चलो सारी चीज़ें क्लियर हैं एकदम अच्छे से। हाँ चलो, अब यहाँ पे वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जो दक्षिण एशिया में स्थित विश्व का सबसे 7वां बड़ा हमारा देश है ना, इसका क्षेत्रफल ये है। विश्व का लगभग कितना क्षेत्रफल हम कवर करते हैं, 2.4 किलोमीटर % कवर करते हैं। जनसंख्या के आधार पर हम सबसे पहले हैं, पहले कौन था, चाइना था, अब हमने चाइना को पछाड़ दिया इस चीज़ में, सबसे आगे हैं, है ना। हमारी जो कैपिटल है नई दिल्ली है, मुद्रा भारतीय रुपया है ना। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी है। अगर हम एंटर इंडिया की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, 28,8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, 1 मिनट, इसका हमने आंसर कर दिया। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है। तो देखो कल मैंने इसको बताया था, हमारा जो टाइम लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट से लिया जाता है, मतलब ये 82.5 हम इसको लेते हैं, है ना। कितना लेते हैं, 82.5, 82.5 डिग्री आगे है जो समय है हमारा। वो देखो समय जो प्राइम मेरिडियन है, जो हमारी जो लाइन है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, उससे हम कितना आगे हैं, उससे हम 82 डिग्री 30 मिनट आगे हैं। और 82 डिग्री 30 मिनट का अगर हम टाइम निकालते हैं तो वो हमारा निकलता है 5 घंटे और 30 मिनट। कितना निकलता है, 5 घंटे 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलो आगे है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। मैं देखो 2-3 स्लाइड में ये क्वेश्चन डाल चुका हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच स्टेट। तो गुजरात से ये जाती है, राजस्थान से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, लेकिन उड़ीसा से ये नहीं जाती। तो इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा है। ठीक है, एक बार कमेंट में मुझे ये 8 राज्य के नाम चाहिए, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अच्छा, अब ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या, कहाँ से आए, क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि भैया वहाँ अधिकारों की बात है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में सब जानते हैं, 12 से 35 तक हैं, और वो हमने USA से लिए हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारे देश के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो देखो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमारे कुछ साधारण से कर्तव्य हैं, साधारण सी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जिन्हें हमें अपनी देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उनका पालन करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे संविधान के ओरिजिनल जो हमारा संविधान है उसका पार्ट नहीं थे, उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन इनको संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। और इनका जो अनुच्छेद है, इनका जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं, ये 51A में आते हैं। ठीक है, अच्छा मौलिक हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमने प्रेरणा कहाँ से ली, मतलब इसको लिया कहाँ से है, तो USSR मतलब जो सोवियत संघ था, जो करंट में अभी रशिया हम बोलते हैं, यूक्रेन वगैरह जिसका पहले पार्ट थे, तो सोवियत संघ से हमने लिए हैं, करंट में आप इसको रशिया बोल सकते हैं, मतलब रूस। ठीक है, वहाँ से हमने इनको लिया गया है। अच्छा, मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े कैसे, मतलब कैसे जोड़े, तो इसके लिए एक समिति बनी थी, इसके लिए एक समिति बनी थी, और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनकी सिफारिशों से ये हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा इसको जोड़ा है, तो हमने ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस टाइम पे हमारी तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से, और हमारे एक चीज़ और, प्रारंभ में जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे ना, प्रारंभ मतलब
जब जिस टाइम पे हमने लिए थे 10, उसके बाद हमने एक मौलिक कर्तव्य इसमें और जोड़ के 11 कर दिए, और वो हमने जोड़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य हमारे हैं कौन कौन से? 51 आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना। मतलब कभी अगर हमारे देश में युद्ध की संभावना है या किसी भी संभावना है, तो अगर हमारे देश को ज़रूरत है तो हम वहाँ आगे जाएंगे, ये हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, दूसरा, सभी नागरिकों में भाईचारा, सद्भावना बढ़ाना, महिलाओं का सम्मान करना, है ना, और प्रथाओं के जो हमारी प्रथाएं हैं उनके विरुद्ध उनको त्यागना। ठीक है, भारत की समृद्ध संस्कृति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये नहीं कि भाई कहीं थूक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पार्क में बेंच पड़ी है और उसको उठा के तोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे इन्हीं सब चीज़ों को हमें बचाना है और इन सब की रक्षा करनी है। तो वो हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, अब जो हमारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करना। मतलब जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जोड़ा है। ठीक है, चलो, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये सरकारी समिति, बलवंत राय समिति, पुंछी समिति ना, ये स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे थोड़े से ही क्वेश्चन बच जाते हैं बस। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा देखो, जैसे क्या है, मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, जिनमें आकार और आयतन दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं, आकार और आयतन। द्रव्य, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस, ना तो आयतन निश्चित और ना ही आकार निश्चित। अच्छा, फिर भैया, और देखो, जो पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा गैस की एक ऐसी अवस्था है जो गैस की अत्यधिक गर्म अवस्था, जिसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये एक ना चमकीली चीज़ इसमें बोल सकते हैं कि इसका जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है और ये हमेशा चमकता रहता है। जैसे सूर्य और तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा क्या चीज़ है? गैस की अत्यधिक गर्म अवस्था। एक गैस है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और वो चमकदार है। ठीक है, वो हो गया हमारा प्लाज्मा। अगला है बोस आइंस्टीन संघनन, BEC। ये क्या है? अत्यंत कम तापमान पर बनने वाली अवस्था। मतलब इसका जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब जिस चीज़ का तापमान अत्यधिक है और वो चमक रही है, वो क्या है? प्लाज्मा। जिस चीज़ का तापमान बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत माइनस में आप बोल सकते हैं इसको, वो क्या है? हमारे बॉस आइंस्टीन संघनन है। और इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? वो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी है। सूर्य के पदार्थ में मुख्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस ना, द्रव्य ना, गैस ना, किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, चलो। अच्छा, जो हमारी पदार्थ हैं, जो हमारे ठोस, द्रव्य, गैस हैं, इनमें परिवर्तन भी होता है। तो वो परिवर्तन कैसे होता है वो समझने की आप कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले कोई ठोस है, ये क्या है? ये हमारा ठोस है। ठीक है, अब ठोस को जब हम गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, काय में? ठोस को डायरेक्ट गैस में, किसमें? डायरेक्ट इसमें गैस में, मतलब वो हमारा लिक्विड नहीं बनेगा। तो जब डायरेक्ट गैस में इसको परिवर्तन करते हैं तो इसका नाम देते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या देते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को आप कभी जलाइएगा, वो कभी लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बनेगा और जल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठोस को अगर तुम लिक्विड में बदल रहे हो तो इसको बोलते हैं गलन। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पहले डायरेक्ट तो नहीं उड़ जाएगी, बर्फ़ है जो पहले क्या होगी? लिक्विड बनेगा, उसके बाद भाप बन के उड़े या कुछ हो, वो अलग की बात है। सबसे पहले ठोस का जो हम द्रव्य में परिवर्तन करते हैं उसको कहते हैं ठोस। अगर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो उसको गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। मतलब कोई चीज़ गल रही है, ठोस से गल के द्रव्य बन जा रही है। अच्छा, लेकिन अगर ठोस जैसे द्रव्य है, जैसे पानी है, और पानी का ठोस बनना है, मतलब पानी का बर्फ़ बनना है, तो उसको क्या बोलते हैं? जमना। कि भैया बर्फ़ जम गई, समझे?
बर्फ़ का पानी बनना गलन कहलाता है और पानी का बर्फ़ बनना जमना कहलाता है। मतलब ठोस का द्रव्य में परिवर्तित होना गलन और द्रव्य का ठोस में परिवर्तित होना जमना मतलब फ्रीजिंग कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य अगर गैस में परिवर्तित होती है, द्रव्य जो है अगर गैस में परिवर्तित होती है तो उसको बाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। जैसे जैसे आप पानी गर्म होने रखिए, पानी जब आप गर्म होने रखते हैं तो उसमें ऊपर से भाप उड़ती जाती है, पानी जो हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, मतलब उसका बाष्पीकरण हो रहा है ना। और ऐसे ही जो गैस है हमारी, गैस अगर द्रव्य में परिवर्तित हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन, मतलब कंडेंसेशन। अच्छा, अगला बचता है हमारा ठोस अगर गैस में परिवर्तित होता है ऊर्ध्वपातन, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर गैस ठोस में परिवर्तित हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, मतलब निरीक्षेपण। क्या बोलेंगे? निरीक्षेपण। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, गैस से द्रव्य में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? देखो मैंने आपको तीन चीज़ें यहाँ पे बताई, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। तो ये कह रहा है कि जो गैस है हमारी, ये क्या हो रही है? द्रव्य में परिवर्तित हो रही है। तो ठोस का द्रव्य में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? संघनन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? संघनन। गैस है द्रव्य में, संघनन। ठीक है, अगर द्रव्य है और गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण। ठीक है, जो हमारा ठोस है, ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? गलन। और यही द्रव्य जो है वो अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जमना। क्या बोलेंगे? जमना। ठोस अगर गैस में परिवर्तित तो इसको ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और गैस अगर ठोस में परिवर्तित हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निरीक्षेपण। क्या? निरीक्षेपण। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, ये हम कर ही चुके। अगला है, बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बर्फ गलना कब शुरू करती है? तो ये 0 डिग्री पर। बर्फ गलना कब शुरू करती है? 0 डिग्री पर। अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, हाँ यहीं पे मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस ये होता क्या है? तो हमारी जो पैमाने हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो पैमाने हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है केल्विन, है ना, केल्विन को के से। और हमारा जो तीसरा होता है वो होता है फ़ारेनहाइट। क्या? फ़ारेनहाइट। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक मैं मज़ेदार आपको चीज़ बताऊंगा कि देखो जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर देखो सेल्सियस है, सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हम इसमें क्या करते हैं? प्लस 273 जोड़ देते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो 0 में 273 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 273। तो ये क्या बन गया? केल्विन। मतलब अगर 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसमें 273 हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बन गया 373। जब 273 जोड़ दिया तो ये 373 क्या बन गया? केल्विन में आ गया। समझ गए मेरी बात? है ना। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब बात करते हैं हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाने में। ये इसको यहाँ पे देखो, पेज खाली, हाँ देखो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हमें बनाना है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है तो फ़ारेनहाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेल्सियस में 9/5 की गुणा करो और उसमें 32 जोड़ दो। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चीज़ 20 डिग्री है, कितनी है? 20 डिग्री है, और हमें इसको फ़ारेनहाइट बनाना है तो इसका सूत्र देखो, सेल्सियस की जगह हम कितना लिखेंगे? 20 गुणा 9/5, और इसमें कितने जोड़ देंगे? 32। तो काटो, 5 चौक 20, 4 की और 9 की गुणा हो जाएगी तो ये कितने हो गए? 9 चौक 36, 36 प्लस 32, तो ये कितने हो गए? 68 फ़ारेनहाइट। मतलब जो 20 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। चलो आगे बढ़ो। आगे डिजी लॉकर का मुख्य कारण क्या है? तो देखो डिजी लॉकर जो हमारा है वो एक डिजिटल इंडिया का ही इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है ना। अब मुझे ये बता दो फटाफट से कि जो डिजिटल इंडिया है ये मिशन कब आया था? ये आया था 2015 में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो देखो सबसे पहले डिजी लॉकर क्या है? ऑनलाइन मीडिया की सेवा देना ना, ऑनलाइन ख़रीदारी करना। ख़रीदारी शॉपिंग ऐप थोड़ी है, शॉपिंग ऐप हमारे कौन कौन से हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
है ना, मीशो, मिंत्रा, नायका, ये सब हमारे शॉपिंग ऐप्स हैं, है ना। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा देना, ये भी नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा के लिए हमारे कौन कौन से हैं? फ़ोन पे, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब है। तो इसका काम क्या है? डिजी लॉकर का, डिजी लॉकर का काम है डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और उपलब्ध कराना। क्या काम है? इनको सुरक्षित रखना और उपलब्ध कराना। मतलब हमारे जो कागजी दस्तावेज हैं, जैसे आपका आधार हो गया, है ना, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल हो गया, आपकी बाइक की आरसी हो गई, इन सब चीज़ों को क्या है कि जैसे कहीं भी आपको ज़रूरत है तो आप इसको ऑनलाइन दिखा सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, इंडिया को डिजिटलाइजेशन करना, इंडिया का डिजिटलाइजेशन होना, और ये डिजिटल इंडिया का ही एक आप बोल सकते हैं एक पिलर है। ठीक है, चलो चलो, क्वेश्चन ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। उसके बाद लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको देखने में चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, देखने में मज़ा भी आ रहा होगा, और हर एक क्वेश्चन आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।